सच्ची श्रद्धांजलि। टेलीफोन की घंटी बजी। मैं जल्दी जल्दी रसोई घर से अपने आंचल में हाथ पोंछते पोंछते हॉल में पहुंची। रिसीवर उठाई। दूसरी ओर प्रिया थी, मेरी सहेली, अपनी शादी का निमंत्रण दे रही थी। साथ ही साथ धमकी भी, अगर नहीं आई तो दोस्ती समाप्त समझना। मैं उसे अपनी परिस्थिति समझाने की प्रयास करने लगी। तभी बच्चों के रोने की आवाज़ आई। अच्छा प्रिया, बाद में बात करती हूँ। लगता है रीशु ईशु जग गई। और रिसीवर रखकर मैं कमरे की तरफ बढ़ी। दोनों ने बिस्तर गीला कर दिया था। उनका डायपर बदलने के बाद उन्हें दूध देने लगी। दूध पीते पीते वह दोनों फिर से सो गई और मैं अपने पुराने दिनों के ख्यालों में खो गई। मैं कॉलेज से घर पहुंची तो हॉल में एक अजनबी सोफे पर बैठा नजर आया। मेरी नज़रें उसके ऊपर जाकर ठिठक गई। उसे पहचानने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपने आप को असमर्थ पाई और तेज़ कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरों में आ गई। अचानक मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई आई, जो मेरी बड़ी भाभी के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे में झांकी तो देखी दो छोटी बच्ची बिस्तर पर लेटी थी और रो रही थी। भाभी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखते ही भाभी बोल पड़ी, जरा इसे संभालो, मैं इनके लिए दूध लेकर आती हूँ। दोनों बच्ची ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसको रोने की आवाज़ सुनकर मैं बेचैन हो गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। पता नहीं इनकी माँ कैसे संभालती होगी। परंतु उनकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। तभी गीता, काम वाली बाई, कमरे में आई और बोली, दीदी सब लोग खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इन लोगों को संभालती हूँ, आप जाइए। खाने की मेज़ पर सभी लोग मौजूद थे। खाने के बीच में हंसी मजाक चल रहा था। मेरी नज़र जब भी उस अजनबी पर पड़ती तो वह मुझे ही देख रहा होता था और मैं झेप जाती। सभी लोग खाना खा चुके थे और पिताजी के कमरे में चले गए। मेरा कोचिंग का समय हो गया था, इसलिए मैं निकल पड़ी। शाम को क्लास समाप्त कर घर लौटी तो सभी लोग बाहर लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। मैं अंदर आने के लिए मुड़ी, तभी मम्मी ने आवाज़ लगाई, शिबू आओ हमारे पास बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं मम्मी के बगल में बैठ गई। बात पापा जी ने शुरू किए, इनसे मिलो, यह मेरे मित्र का बेटा शांतनु। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। जवाब में उसने भी नमस्ते कहा। यह दोनों इनकी बच्ची है। जन्म के समय ही इनकी माँ चल बसी। अकेले कितना दिन संभाल पाएगा। 2 दिन, महीना ही इसने कितने मुश्किल से गुजारा है। मेरे मित्र और भाभी जी को गुजरे सालों बीत गया। अगर वह लोग होते तो मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मैं शांतनु की जिम्मेवारी मेरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी और शांतनु की शादी कर दी जाए। यह सुनते ही मेरे हाथ पांव कांप गए। डर के साथ क्रोध मेरे चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। गुस्से से तिलमिला उठी और मेरी आवाज़ तेज हो गई। पापा जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि मेरा लक्ष्य एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है और इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। भैया, मम्मी, तुम लोग तो पिताजी को समझाओ। अचानक से मैं गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज़ पापा, ऐसा मत कीजिए। पापा जी की आवाज़ सख्त हो गई। वह बोले, शादी कल ही होगा। अगर तुम्हें यह सब गलत लग रहा है तो गलत ही सही। यह सुनकर मैं रोती हुई अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। तेज़ी से दरवाज़ा बंद करके वहीं ज़मीन पर बैठ गई। परिवार के लोगों के बीच वार्तालाप फिर से शुरू हो गया। मिस्टर वर्मा अपनी पत्नी से बोले, याद करो वह दिन जब व्यापार में घाटे के कारण हमारी दयनीय स्थिति हो गई थी। सभी ने साथ छोड़ दिया था तो सिर्फ अमर जी ही थे जिसने हर संभव हमारी मदद की। आज मुझे अपने मित्र का कर्ज उतारने का मौका मिला है, जिसे मैं खोना नहीं चाहता। शिवांगी तो उस समय तुम्हारे गर्भ में ही थी और उस समय सही इलाज नहीं मिलता तो शायद शिवांगी जन्म भी नहीं ले पाती। इतना कहते कहते मिस्टर विजय वर्मा की आंखें आंसुओं से भर चुका था। मैं कोई गलती नहीं करने जा रहा हूँ। शांतनु बहुत अच्छा लड़का है। चिराग लेकर भी ढूंढता
तो अपनी शिवांगी के लिए शांतनु से अच्छा लड़का नहीं मिलता। अपनी बात समाप्त कर मिस्टर वर्मा वहाँ से चले गए। सभी लोग शादी की तैयारी में जुट गए। उधर मैं अपने कमरे को गौर से देखने लगी। सारे कमरे में किताबें ही किताबें। उन्हें हाथों में लेकर मैं फपक फपक कर रो पड़ी। मेरे आंसू निरंतर निकल रहे थे, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे सारे सपने रेत की तरह मेरी मुट्ठी से फिसल गई। वह अजनबी मुझे खलनायक के रूप में दिख रहा था। इन सब बातों में शांतनु का कसूर कुछ नहीं था, लेकिन बिना गुनाह किए वह मेरी नज़रों में सबसे बड़ा गुनाहगार बन गया। सुबह के 10 बज चुके थे। सभी लोग कोर्ट जाने की तैयारी में लगे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग रजिस्ट्रार के सामने खड़े थे। दोनों ने दस्तखत किए। रजिस्ट्रार ने अपनी औपचारिकता पूरी की और बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। यह सुनकर मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखर गई। कोर्ट से सीधे हम लोग मंदिर गए। वहाँ कुछ परिचितों के सामने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारा विवाह संपन्न हो गया। सभी लोग मंदिर से घर आ गए। पूरे घर में चहल पहल थी। रात को होने वाली समारोह की तैयारी में सभी लोग जुटे हुए थे, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर में मैं कुछ सामान और बच्ची को लेकर शांतनु के सामने जाकर खड़ी हो गई। चलें, मैंने जैसे ही शांतनु से कहा, सभी लोग अवाक रह गए। अभी? हाँ अभी। मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर निकल पड़ी और कार की पिछली सीट पर जा बैठी। शांतनु मेरे माता पिता को सांत्वना देने के बाद बाहर निकले और मेरे बगल में आकर बैठ गए। गाड़ी पल भर में सभी की आंखों से ओझल हो गई। जब मैं गाड़ी से उतरी, मेरे लिए सब कुछ नया था। नया शहर, नए नए लोग, नई नई चुनौतियाँ। मैं यह सब कैसे संभालूंगी, यह सोचकर एक पल के लिए सहम गई। मेरे कदम लड़खड़ा गए, लेकिन गिरने से पहले शांतनु ने मुझे थाम लिया। मैं अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। जैसे ही मैं घर के अंदर प्रवेश करने के लिए कदम उठाई तो मुझे अपने आप पर हंसी आ गई, लेकिन आंखों में आंसू थे। सोचने लगी, ना तो एक बेटी की तरह विदाई हुई और ना ही एक दुल्हन की तरह गृह प्रवेश। घर के अंदर अजीब सा घुटन मैंने महसूस किया। शायद बहुत दिनों से घर बंद था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खिड़कियां खोलने लगी। शांतनु बोले, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं पास के होटल से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जब मैं फ्रेश होकर आई तो देखी दोनों बच्ची सो रही थी। उसे मैं एकटक निहार रही थी। मैं बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गई। सोचने लगी, मेरी ही तरह इस बच्ची के जीवन में भी कितना कुछ बदल गया, लेकिन इन सब बातों से अनजान बेफिक्र सो रही थी। मैंने उसके हाथों को छुआ तो एक अजीब सा एहसास हुआ। कुछ पल के लिए सहमी, फिर उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर वादा किया कि आज से, अभी से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। तुम्हारे हर सपने को मैं पूरा करूंगी। तुम्हारे सपनों पर किसी को अधिकार करने नहीं दूंगी। उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार होगा। यह वादा एक माँ का नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़की के द्वारा किया जा रहा था जिसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ था। तभी कॉलबेल बजा। उसने सामने शांतनु खाना लेकर खड़े थे। आकर वह फ्रेश होने चले गए और मैं खाना निकालने लगी और फिर हम लोग सोने गए। हम दोनों के बीच हमारी दोनों बेटियां सोई थी। हम दोनों के बीच एक दीवार थी जिसे लांघने का प्रयास शांतनु ने कभी भी नहीं किया। जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आ गई। शाम हो चुका था। शांतनु के आने का समय भी हो गया था। मैं किचन में उनके नाश्ते का प्रबंध करने लगी। दोनों बच्चियों को पालने में हर पल, हर दिन नई नई चुनौतियां मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती। शांतनु हमेशा मेरा साथ देते। धीरे धीरे दिन, महीने, साल गुजरते चले गए। इन दिनों के बीच कई बार मेरे माता पिता हमसे मिलने आए, लेकिन मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। 4 साल होने को था। शांतनु और मेरे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम दोनों सिर्फ उन बच्चियों के माता पिता बनकर रह गए। मैंने कभी उन्हें पति का हक नहीं दिया और ना ही शांतनु ने कभी भी ज़बरदस्ती हक जताने की कोशिश की। मेरी दुनिया सिर्फ ईशु और ऋषि के इर्द गिर्द घूम रही थी।
कुछ दिनों के बाद प्रिया की शादी में शामिल होने हम लोग रवाना हुए। प्रिया हम लोगों को लेने स्टेशन आ चुकी थी। प्रिया से बरसों बाद मिलना हुआ। रोने हंसने का भाव हमारे चेहरे पर बारी बारी आ रही थी। पूरे रास्ते हम लोगों की बातें चल रही थी जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर पहुंचकर अंकल आंटी से मिले, औपचारिकताएं पूरी की। प्रिया हम लोगों को लेकर बगल के फ्लैट पर गई जहां हमारे रहने का इंतजाम की थी। प्रिया आवाज़ लगाई, लता दीदी कहाँ हैं आप? तभी सामने से एक महिला आई। प्रिया बोली, दी यह मेरी सहेली शिवांगी और ये इनके पति और बच्चे। आज से शादी तक इन लोगों की जिम्मेदारी आपकी है। लता दी बोली, आइए। शिवांगी तुम मुझे प्रिया की तरह दीदी बोल सकती हो और कुछ भी कहने से झिझकना मत, अपना ही घर समझना। 1-2 दिन में मैं और लता दी काफ़ी करीब आ गए। शादी की तैयारी शुरू हो गई। रिश्तेदारों से घर भर गया। गाना बजाना हंसी मजाक दिन भर चलता रहा। कब दिन निकल गया पता ही नहीं चला। शादी और फिर विदाई। दोनों सहेली गले मिलकर इस वादे के साथ कि अगली बार अपने पति के साथ हमारे घर आएगी। शादी से लौटकर जब मैं लता दी के फ्लैट पर आई तो देखी दीदी अपना घर ठीक कर रही थी। मैंने कहा, दी हमारे जाने के बाद घर ठीक करती। लता दी बोली, अरे बस यूं ही बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो सोचा कि जो कमरा खाली हो गया उसे ठीक कर लूं। और तुम अभी मत जाओ, 1-2 दिन रुक कर जाना। मैंने कहा, दी दोबारा आऊँगी, अभी तो इनकी ऑफिस की छुट्टी समाप्त हो गई और इन दोनों का स्कूल का भी। शांतनु आराम करने अपने कमरे में चले गए और मैं और लता दी के काम में हाथ बटाने लगी। लता दी बोली, चलो छोड़ो काम वाम, वह तो बाद में भी निपटाते रहूँगी। यह कहते हुए अलमारी बंद करने लगी तो ऊपर से उनका एल्बम गिर गया। उसकी सारी तस्वीर बिखर गई। मैं समेटने में मदद करने लगी। तभी मेरी नज़र एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पर जाकर ठहर गई। दीदी ये कितनी खूबसूरत है। कौन है? तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि अब बोल पड़ेगी। लता दी अपनी बात शुरू की, तुम ठीक कहती हो, बहुत चंचल थी, दिन भर बोलते रहती थी। इसके पहले हम लोग लखनऊ में थे, वहीं पड़ोस में रहती थी। उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी, लेकिन हम लोग के बीच दीदी से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता था। कॉलेज से आते ही सबसे पहले मेरे पास आती। जब तक पूरे दिन की कहानी नहीं बताती तब तक मुझे बिठा कर रखती थी। सारा दिन हंसते खिलखिलाते रहती थी। कुछ दिनों से गौर कर रही थी कि हमारे घर आना धीरे धीरे कम कर दी थी। पूछने से पढ़ाई का बहाना बना देती थी। एक दिन रास्ते में मिली तो देखी उसका चेहरा बुझ गया था, गुमसुम हो गई थी। मैं ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आई। उसे अपने पास बिठाकर बोली, विनीता क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मेरा प्यार भरा स्पर्श उसके मौन को तोड़ दिया। फपक फपक कर रोने लगी। रोते रोते उसने जो कुछ बताया है सुनकर मैं सन्न रह गई। जिस लड़का से प्यार करती थी उसे माँ बनाकर भाग गया था। गलती तो दोनों मिलकर करते हैं, पर सज़ा सिर्फ लड़की को मिलती है। यही हमारे समाज की रीत है। इसी बीच मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया और मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव चली गई। कई 1 महीने बाद लौटी तो पता चला कि उसकी शादी हो गई। उसकी मम्मी से फ़ोन नंबर लेकर बात की तो उसने बताया कि उसके माता पिता को पता चल गया और उन लोगों ने आनन फानन में उसकी शादी कर दी। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे पति जानते हैं कि तुम माँ बनने वाली हो? विनीता बोली, हाँ दीदी, मैंने उनको पहली रात को ही सारी बात बता दी। जानती हो दीदी, वह बहुत अच्छे इंसान हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा, हम दोनों पति पत्नी नहीं बन सकते तो क्या, हम दोनों मित्र तो बन ही सकते हैं। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, खाने पीने से लेकर दवाई तक। कुछ भी शिकायत नहीं है उनको मुझसे। उसकी बात को सुनकर मैं निश्चिंत हो गई। मन ही मन सोचने लगी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान किसी न किसी रूप में आकर इंसान की मदद ज़रूर करते हैं। लेकिन बच्चों को जन्म देते समय विनीता चल बसी। जब मुझे पता चला तो मैं उसके पति से मिलने तो नहीं जा पाई अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी की वजह से, लेकिन फ़ोन पर बात हुई। वह बताए कि उसके माता पिता विनीता की मौत का खबर सुनकर भी नहीं आए।
शादी करके रिश्ता जो तोड़े वह कभी नहीं जुड़ा। उन लोगों का कहना है कि अपने पास उसकी बच्ची को रखना है तो रखिए, वरना किसी अनाथालय में छोड़ दीजिए। हम लोग को आपसे कोई शिकायत नहीं होगा, लेकिन हमसे कोई आशा मत रखिएगा। मैं उनसे पूछी, अब क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, दीदी, मेरे और विनीता के बीच पति पत्नी का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन इन दिनों में हम लोग अच्छे मित्र बन गए और हम दोनों ने साथ मिलकर कितने सपने देखे इस बच्चे के लिए। विनीता नहीं रही तो क्या, मैं अकेले उस सपने को पूरा करने की कोशिश करूँगा, उसका पिता बनकर। जो विनीता के माता पिता नहीं कर सके वह उसके पति ने किया। यही तो विनीता को सच्ची श्रद्धांजलि है। अचानक बच्चों की चीखने की आवाज़ सुनकर हम लोग दौड़ कर गए तो वो लोग एक खिलौने के लिए लड़ रहे थे। उनकी आपस में सुलह कराकर हम लोग अपने काम में लग गए। लता दी रसोई घर की तरफ गई और मैं अपना सामान ठीक करने लगी। हम लोग जल्दी खाना खाकर कमरे में आ गए। शादी की थकावट इतनी थी कि बिस्तर में जाते ही नींद आ गई। अचानक अलार्म की आवाज़ सुनकर आँख खुली। सुबह के 5 बज चुके थे। हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर आ गए। शांतनु लता दी को प्रणाम करके गाड़ी निकालने लगे। मैं लता दी से दोबारा मिलने का वादा करके विदा ली। रास्ते भर मुझे विनीता याद आ रही थी, उसका खूबसूरत चेहरा, उसकी बोलती आंखें। फिर उसके पति के बारे में सोचने लगी। आज के ज़माने में ऐसा इंसान मिलना भगवान मिलने के बराबर है। मैं गहन सोच में डूबी थी, कैसे होंगे वह लोग, वह बच्ची। तभी रीशु आवाज़ दी, मम्मा क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं और अपने वर्तमान में लौट आई। घर पहुंची, पूरा घर अस्त व्यस्त था, चारों ओर धूल जम गया था। रात काफ़ी हो चुकी थी। हम लोग सिर्फ बिस्तर साफ किए और सो गए। सुबह जब शांतनु ऑफिस चले गए और रीशु स्कूल, तो मैं घर साफ करने में जुट गई। शांतनु के कपड़े रखकर अलमारी बंद करने लगी तो ऊपर के खाने से एक डायरी गिर गई और उसमें लिखा हुआ कागज़ बिखर गया और उससे छिटक कर एक तस्वीर दूर जा गिरा। कागज़ रीशु और ईशु के जन्म प्रमाण पत्र था। उसे समेटकर जैसे ही तस्वीर उठाने के लिए झुकी, उस तस्वीर को देखकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं वहीं बैठ गई। उसे कैसे भूल सकती हूँ? अभी 2 दिन पहले ही तो लता दी के एल्बम में देखी थी। लता दीदी की एक एक बात मेरे जहन में गूंज रही थी। कांपते हाथों से तस्वीर उठाकर उन कागज़ों के साथ रख दी और वही अलमारी के पास बैठकर सोचने लगी, कितना संयम है इनके अंदर। अपने वादे के पक्के, कोई शिकवा शिकायत नहीं, अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट। और एक मैं दूसरी तरफ हर दिन हर पल अपने जीवन को कोसती रहती हूँ। शांतनु के त्याग के सामने आज मैं नतमस्तक हो गई। आज मुझे अपनी किस्मत पर गर्व महसूस हो रहा था। आज पहली बार मैं भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने मुझे शांतनु जैसा जीवन साथी दिया। आज पहली बार बेचैनी से शाम होने का इंतज़ार करने लगी, इंतज़ार अपने बच्चों के पिता का और अपने पति का।